नमस्कार साथियों। ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र, नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। तो इसकी 19 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 20वीं क्लास है। तो 20वीं क्लास का पहला क्वेश्चन है कथन एवं कारण वाला। कथन है हमारा, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। कारण आर है, राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो इसका सही जवाब बनेगा कारण सही है और कथन हमारा गलत है। तो आइए, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस प्रकार परिवार और समुदाय अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का अस्तित्व भी बना रहेगा। इन सभी संस्थाओं का संबंध भावनात्मक स्थिति से है, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः उपयुक्त प्रश्न में कथन ए गलत और कारण आर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है। तो इसका सही जवाब बनेगा इनमें से सभी। तो आइए देखते हैं। ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव। विकासशील देशों के अल्प विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इनमें प्रमुख हैं ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि, दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव, लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी, शिक्षितों तथा स्त्रीय शिक्षा का अभाव, कम प्रति व्यक्ति आय आदि। प्रश्न नंबर 10 है, सन 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अयूब खान। सन 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक राष्ट्रपति अयूब खान थे। वे 27 अक्टूबर 1958 से 20 मार्च 1969 तक लगातार दो कार्यकाल तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। प्रश्न 11 है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किससे समावेश किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता। सन 1972 में पाक युद्ध के समय सन 1972 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। इस समझौते में भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। दोनों देशों दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उपमहाद्वीप में स्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा। एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे और न ही प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना करेंगे। व्यापार तथा संचार को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक संबंधों को बेहतर बनाया जाएगा। दोनों अपने विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से निपटाएंगे। प्रश्न 12 है, शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। वर्ष 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया।
पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हुई। यही तनाव 70 का दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याह्या खां द्वारा लोकप्रिय आवामी लीग और उसके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी के फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए तथा वर्ष 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में शरण लेकर रहने लगे। इन शरणार्थियों की समस्या न केवल एक आर्थिक समस्या थी, बल्कि भारत के लिए राजनीति, स्वच्छता एवं एकीकरण की भी समस्या थी तथा भारत को इस संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना तथा मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1987 में। भारत व श्रीलंका के बीच तमिल जातीय समस्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए भारत श्रीलंका समझौता पर कोलंबो में 29 जुलाई 1987 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका भेजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका सही जवाब बनेगा याल्टा सम्मेलन 1945। मित्र राष्ट्रों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने के लिए रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर 4 से 11 फरवरी 1945 के मध्य एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। प्रश्न 16 है भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1971 में। भारत और सोवियत संघ के बीच 19 अगस्त 1971 में शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रश्न नंबर 17 है चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। प्रश्न काल के दौरान चीन के नेताओं की भारत यात्रा के समय जिन स्थानों पर घुसपैठ की समस्या हुई थी वे जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं और उनके नाम डेप्सांग और चुमार हैं। प्रश्न नंबर 18 है मार्शल योजना का संबंध है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यूरोप की सहायता से। अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की। इस योजना को यूरोपीय पुनरुत्थान योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे सामान्यतः मार्शल योजना कहते हैं। भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। तो ये अधिकार थे
विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना सही है। संघ से अलग हो सकना ये भी सही है। अलग सेना रखना ये गलत है। किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान में संघीय इकाइयों राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। साथ ही संघीय इकाइयों विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर सकती थीं। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 20 है, मिखाइल गोरबाचोव ने प्रस्तावित किया। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लासनास्त और पेरेस्त्रोइका। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचोव ने पेरेस्त्रोइका, पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्त खुलापन नामक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। पेरेस्त्रोइका के द्वारा गोरबाचोव आर्थिक विकास को तेज करके आर्थिक पुनर्निर्माण चाहते थे। ग्लासनोस्त पेरेस्त्रोइका का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार था। प्रश्न नंबर 21 है, जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लाओस। 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना 5 मूल सदस्यों के साथ हुई, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस सम्मिलित थे। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य हैं। ब्रुनोई 1994 में, वियतनाम 1995 में, लाओस व म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में आसियान के सदस्य बने। प्रश्न 22 है, G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल था। तो इसका सही जवाब बनेगा कुआलालंपुर। G15 का गठन बेलग्रेड में सितंबर 1989 में आयोजित हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 9वें शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग तथा उत्तर दक्षिण संवाद स्थापित करना है। G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 1 से 3 जून 1990 को आयोजित हुआ। भारत में G15 में से 15 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 17 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 23 है, उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 8वें एवं अंतिम चक्र का प्रारंभ दिसंबर 1986 में पुंटा डेल एस्टे उरुग्वे में हुआ। अंतिम रूप से उरुग्वे समझौते पर अप्रैल 1994 में मराकेश, मोरक्को में हस्ताक्षर किए गए। इसी समझौते पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। प्रश्न 24 है, नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस संगठन के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदस्य राज्य
बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। वर्तमान में 28 राज्य इसके सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 25 है, नाटो का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगला प्रश्न है 26, सेंटों की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। सेंटो सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन संधि का जन्म 1955 के बगदाद समझौते के रूप में हुआ था। यह एक सैनिक संधि थी। टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर इस सेंटो नाम दिया था। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा अमेरिकी राज्यों का संगठन। प्रश्न 28 है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, तो इसका सही जवाब बनेगा एक, ऑप्शन नंबर ए, एक सैनिक संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक सैनिक संगठन है। इसका वर्ष 1949 में गठन किया गया था। साम्यवादी साम्राज्यवाद का डर था। साम्यवादी साम्राज्यवाद का डर तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सफलता के प्रति गंभीर शंका इत्यादि कारणों ने नाटो के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा नाटो का गठन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाई, जिसके अनुसार इस संगठन के किसी सदस्य देश के ऊपर किसी अन्य देश द्वारा हमले की स्थिति में संगठन के सदस्य देश की उसकी आक्रमणकारी देश से रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों घटनाएं तनाव शैथिल्य से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 30 है, तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेडो सावी द्वारा। तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सावी ने वर्ष 1952 में किया था। इस शब्द से सावी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे। तृतीय विश्व के तृतीय विश्व के देश प्रायः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 31 है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे। तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी जननकीविद, मानव शास्त्री एवं इतिहासकार अल्फ्रेड सॉवी ने फ्रांसीसी पत्रिका एल ऑब्जर्व्यूर में अपने एक प्रकाशित लेख में 14 अगस्त 1952 को किया। तीसरी दुनिया के देश में अफ्रीका,
लैटिन अमेरिका, ओशिनिया तथा एशिया क्षेत्र के देश आते हैं जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश रह चुके हैं। इनमें तटस्थ तथा गुटनिरपेक्ष देश शामिल हैं। पहली दुनिया के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा उनके गठबंधन देश तथा दूसरी दुनिया में सोवियत संघ, चीन तथा उनके गठबंधन देश शामिल हैं। तीसरी दुनिया के देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया इत्यादि शामिल हैं। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय विश्व युद्ध के सदस्य हैं? इसका सही जवाब बनेगा भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 33 है, परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1968 में। 1 जुलाई 1968 को अमेरिका एवं अन्य 61 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, परंतु यह संधि वास्तव में 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1971 के पूर्व। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने 1971 के पूर्व वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 35 है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब बनेगा बर्नार्ड बरूच। विशिष्टता, बर्नार्ड बरूच ने 1946 में पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक संघर्ष तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे शीत युद्ध कहा गया। ये युद्ध पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों से लड़ा गया। यह वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी थी। के.पी.एस. मेनन के अनुसार ये दो विचारधाराओं पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच युद्ध था। दो पद्धतियां लोकतंत्र बनाम जनतंत्र के बीच युद्ध था। दो गुटों नाटो तथा वार्सा पैक्ट के बीच युद्ध था। दो राज्य अमेरिका तथा रूस के बीच युद्ध था। सामान्यतः शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 19 अक्टूबर 1945 को यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब नाम से प्रकाशित अपने निबंध में किया था। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड बारूच द्वारा। प्रश्न नंबर 37 है, शीत युद्ध शब्द का अर्थ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। शीत युद्ध का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दो विरोधी महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग उन भारी तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा जो सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच धीरे धीरे विकसित हुए थे। प्रश्न नंबर 38 है, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्यों का कार्य करते थे? बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस और जर्मनी के मध्य।
शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यवर्ती राज्य आवश्यक होते हैं। मध्यवर्ती राज्य बफर स्टेट का काम करते हैं। दोनों बड़े अमित्र देशों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ाने की गुंजाइश कम करना। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती था। बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस तथा जर्मनी के बीच मध्यवर्ती थे। जर्मनी इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच स्विट्जरलैंड मध्यवर्ती था। प्रश्न 39 है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अधिकार। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियां दोनों ही ऐसे विचारों एवं आदर्शों की उपज थीं जिन्होंने प्राकृतिक तथा समानता के अधिकारों के आधार पर देश तथा समाज की उन्नति की मांग की थी। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। वर्ष 1962 में क्यूबा सोवियत संघ ने मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय लिया। इसके इसके विरोध स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 अक्टूबर 1962 को अमेरिका महाद्वीप की शांति व सुरक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा क्यूबा के बंदरगाहों को नोकबंदी कर दी गई। यही घटना क्यूबा संकट कहलाती है। प्रश्न नंबर 41 है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनेगा रानिल विक्रमसिंघे। प्रश्न काल में 2001 में श्रीलंका में हुए राष्ट्रीय चुनाव में यूनाइटेड लिबरेशन पार्टी को बहुमत मिला। यूएलएफ के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने 9 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री की शपथ ली। ज्ञातव्य है कि 16 दिसंबर 2018 को उन्हें पुनः श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना हैं। प्रश्न नंबर 42 है, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है? तो इसका सही जवाब बनेगा भारत चीन सीमा विवाद से। 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार और कंबोडिया, एशिया और अफ्रीका ने इन्हें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में सम्मेलन किया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव सामने आया। भारत ने इसे स्वीकार कर लिया परंतु चीन ने अस्वीकार कर दिया। प्रश्न 43 है, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है, जिसका सही जवाब बनेगा भारत चीन सीमा विवाद से। भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया क्योंकि चीन मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा स्वीकार नहीं करता है। प्रश्न नंबर 45 है, मैकमोहन रेखा स्थित है? तो इसका सही जवाब बनेगा भारत और चीन के मध्य। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड फ्लिक रेखा अवस्थित है। पाक जल संधि के द्वारा भारत एवं श्रीलंका का विभाजन होता है। हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहा। वर्ष 1984 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीनी समकक्ष झाओ चियांग ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह तय किया गया कि ब्रिटेन हांगकांग की संप्रभुता 30 जून 1997 के मध्यरात्रि के समय चीन को सौंप देगा। समझौते के अनुसार 1 जुलाई 1997 को हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने हांगकांग छोड़ दिया। प्रश्न 47 है, वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1991 में। 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। वार्सा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था। इसका प्रधान कार्यालय मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया थे। इस पैक्ट के अनुच्छेद 4 में कहा गया कि किसी सदस्य पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य सभी प्रकार की सहायता करेंगे। 1 जुलाई 1991 को एक सैनिक संगठन के रूप में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 48 है, वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 बड़े स्तंभ जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर मिस्र, मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के आधार पर सिद्धांत आधारित स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण के पक्षधर थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 50 है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया संकट के समय। जून 1950 में उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार किया गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया संकट के समय। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चेकोस्लोवाकिया का विघटन। चेकोस्लोवाकिया का विघटन। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व शक्ति संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। इसलिए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ष 1990 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में उदय हुआ। प्रश्न 52 है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। शीत युद्ध के अंत का परिणाम यह रहा कि पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अधिक लोकप्रिय हुई। सोवियत संघ के विघटन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना से अर्थव्यवस्था के नियंत्रण की जगह बाजार अर्थव्यवस्था को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसी का परिणाम रहा कि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया।
प्रश्न नंबर 53 है, इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ का पतन। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण सोवियत संघ रूस में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट था, जिससे उसका पतन हो गया, तथा साथ ही पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना भी शीत युद्ध के अंत का कारण बना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप खाड़ी संकट 1989 से 90 के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया। जर्मनी का एकीकरण हो गया, बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया, तथा दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ रूस के मध्य में मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। प्रश्न 54 है, नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, माइकेल ब्रेसर। माइकेल ब्रेसर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में उपरोक्त विचार व्यक्त किए हैं। प्रश्न 55 है, ब्रांट आयोग के अध्यक्ष बिली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी जर्मनी। 29 नवंबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर बिली ब्रांट की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास विषयों पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। इस 18 सदस्यीय उत्तर दक्षिण के संयुक्त आयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को पुनर्गठित करने के उन उपायों का नामांकन करना था जिन्हें व्यापकतम समर्थन प्राप्त हो सके। ब्रांट आयोग ने दिसंबर 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रश्न 56 है, लैटिन अमेरिका में टायलिट लोकोको की संधि का संबंध किस विषय से है? तो इसका सही जवाब बनेगा परमाणु हथियार। टलाटिलोको की संधि का संबंध परमाणु हथियार से था। यह संधि 14 फरवरी 1967 को हस्ताक्षरित हुई तथा 22 अप्रैल 1968 को प्रभावी हुई। इसी इसी संधि के द्वारा लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देश इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखने पर सहमत हुए थे। प्रश्न नंबर 57 है, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब बनेगा पिवट टू एशिया पॉलिसी। बराक ओबामा की चीन नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। बराक ओबामा प्रशासन ने जनवरी 2012 से इसे प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों और विकसित करना है तथा उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को और गहरा करना है। प्रश्न नंबर 58 है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात।
आत्म निर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात हुआ। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। यह अभिकरण नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके सैन्य उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। प्रश्न 60 है, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर। दिसंबर 2013 में बाली इंडोनेशिया में दोनों देशों भारत तथा अमेरिका के बीच खाद्य सुरक्षा पर सहमति के बाद भारत ने विकासशील देशों के द्वारा अनुसुरक्षित विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की। प्रश्न नंबर 61 है, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इसे सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। प्रश्न नंबर 62 है, बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में ईरान सम्मिलित नहीं है। इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात आदि सम्मिलित हैं। अगला चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संगठन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। वर्ष 1968 में मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई। यूडीएचआर का विस्तार कीजिए, तो इसका सही जवाब बनेगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूडीएचआर का विस्तार है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। प्रश्न 3 है, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस इन दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तथा 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जारी की गई। इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रश्न 4 है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद या धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए लंदन में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन लंदन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। प्रश्न 6 है निम्नलिखित में कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी सभा। 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटों दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को सैन्य गठबंधन था। सभा इस संगठन का अंग नहीं है। इसके प्रमुख सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 जून 1977 को इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। प्रश्न 7 है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी चार्टर के 11वें अनुच्छेद में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 11वें अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निशस्त्रीकरण के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर महासभा विचार करती है तथा अन्य अभिकरणों को सिफारिश करती है। प्रश्न नंबर डी है संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी याल्टा सम्मेलन। जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यूके। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण अंग है जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की रचना तथा सदस्यता के संबंधित है। इस परिषद में 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन तथा फ्रांस। प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में उपर्युक्त प्रश्न का विकल्प डी शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है मॉर्टेन कैपलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 6। कापलान के
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्थित सिद्धांत को 6 प्रतिमानों में विभाजित किया है। नंबर 1, शक्ति संतुलन का निकाय। नंबर 2, शिथिल द्विध्रुवीय निकाय। नंबर 3, दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय। दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय। नंबर 4, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय। नंबर 5, सोपानीय अंतरराष्ट्रीय निकाय। और नंबर 6 है इकाई वीटो निकाय। प्रश्न 12 है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब बनेगा, ये क्वेश्चन हमारा विवादित रहा है, तो आइए इसकी सही व्याख्या पढ़ते हैं। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 50 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे। चूंकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका और उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। सरकार के गठन के पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर अपना हस्ताक्षर किए। प्रश्न नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 से 80 के बीच। 16 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 2602 में 1970 से 80 दशक को प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया था। एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया। एशिया के पमीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। इस पठार की स्थिति मध्य एशिया में है, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, किसने कहा जब तक मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बेनो बासरमैन। बेनो बासरमैन ने द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मॉर्गेनथाउ थ्योरी ऑफ वार थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिकल्स में लिखा कि मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है। मानव प्रकृति संबंधी धारणा तथा अनुमानों पर आधारित धारणा मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बना देता है। किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखा कि किन्हीं दो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध की वह स्थिति जिसमें एक राष्ट्र स्वभावतः दूसरे राष्ट्र की इच्छानुसार कार्य करने लगता है, शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसमें जो शक्ति का प्रयोग करता है और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध बन जाता है। साथियों, नागरिक शास्त्र की एक क्लास और होगी, उसके बाद ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद जीएस की क्लासें रेगुलर आपको दी जाएंगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।